और चलिए शुरुआत करते हैं सवाल 10 बजे की। और आज का बड़ा सवाल आपके सामने सबसे पहले मैं रखती हूं। आज का सबसे बड़ा सवाल ये कि यूएई ने ओपेक क्यों छोड़ा है। मिडिल ईस्ट के रेगिस्तान से एक ऐसा सियासी भूकंप निकला जिसने वॉशिंगटन से लेकर रियाद तक के हुक्मरानों की नींद उड़ा दी है। यूएई ने ओपेक से नाता तोड़ लिया है, यानी 59 साल का रिश्ता एक झटके में खत्म। ये महज एक इस्तीफा नहीं है, ये एक बगावत है। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना इस बात का ऐलान है कि अब खाड़ी देशों में सऊदी अरब की दादागिरी नहीं चलेगी। 59 साल से जो संगठन तेल की कीमतें अपनी उंगलियों पर नचाता था, आज उसकी नींव हिल गई है। वजह क्या है, इसी को आज तलाशेंगे। बहरहाल यूएई ने साफ कह दिया है कि नियम जो तय किए गए, जिसके जरिए तेल का आवागमन होता रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलता रहा, जो नियम हमारे तेल हमारा और अब फैसला भी हमारा होगा, इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण कदम है। अब सवाल ये कि फैसला क्यों लिया गया। जवाब इसका बहुत साफ, क्योंकि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की नाकेबंदी ने यूएई की कमर तोड़ दी है। तेल उत्पादन 44% गिर चुका है, अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है और ओपेक के कोटे के हथकंडे यूएई को प्रोडक्शन बढ़ाने नहीं दे रहे हैं। यूएई को एहसास हो चुका है कि ओपेक उसे सुरक्षा नहीं दे रहा है, बल्कि उसे डूबने के लिए मजबूर कर रहा है। लेकिन क्यों? और सिर्फ तेल की ये बात नहीं है, क्योंकि ये सर्वाइवल की लड़ाई है। दुबई के आसमान पर ड्रोन हमले, एयरपोर्ट पर धमाके, ईरान ने यूएई को अपनी प्रयोगशाला बना लिया है। बाकी खाड़ी देशों में जो तमाशा देखते रहे और यूएई मिसाइलें झेलता रहा। यूएई का संदेश बहुत क्लियर, बहुत साफ है कि जीसीसी बेकार है, सऊदी की लीडरशिप खोखली है, हम अपनी सुरक्षा खुद करेंगे। यानी कि ये तस्वीर इस वक्त दिखाता है कि रिश्तों में तल्खियां अमेरिका और सऊदी की भी आ गई है। अब आपको बताते हैं कि इस खेल का सबसे खतरनाक ट्विस्ट डॉलर। यूएई ने अमेरिका को अल्टीमेटम दिया कि अगर डॉलर की कमी हुई तो हम तेल चीनी युआन में बेचेंगे। 1974 से दुनिया में तेल सिर्फ डॉलर में बिकता आया है और इसी से अमेरिका की महाशक्ति बनी है। अगर यूएई ने चीन की तरफ कदम बढ़ाया तो यह पेट्रो डॉलर सिस्टम की मौत की घंटी होगी। और यह कोई कूटनीति नहीं है, यह न्यूक्लियर थ्रेट है। ओपेक टूट रहा है, अमेरिका की धमक कम हो रही है और चीन अपनी चाल चल चुका है। यूएई के इस फैसले ने मिडिल ईस्ट की पूरी बिसात बदल दी है और अब तेल सिर्फ कच्चा तेल नहीं रहा है, अब दुनिया की नई करेंसी जंग का हथियार बन चुका है। यूएई ने ओपेक नहीं छोड़ा, उसने उस व्यवस्था को लात मारी है जो उसे बचा नहीं सकी। यूएई का ओपेक से बाहर निकलना तेल की राजनीति का एटमी धमाका है। ये सिर्फ तेल की कीमतों को लेकर का ये जो तस्वीर है उसका खेल नहीं है, ये नई दुनिया के नए समीकरण, नई व्यवस्था, नई धमक का एक जीता जागता प्रमाण है। लेकिन इस बीच सवाल ये कि क्या अमेरिका इस डॉलर युआन की लड़ाई को संभाल भी पाएगा? ये और ज्यादा बिगड़ जाएगी। क्या युआन इन पिक्चर आ जाएगा? इस पर आज हम चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल्स आपके सामने रख देते हैं, कुछ जानकारियां जो कि बहुत महत्वपूर्ण है समझना कि आखिर इस वक्त जो स्थिति है वो किस तरीके से बन रही है और यूएई को क्यों हुआ है नाराज, क्यों तल्खियां बढ़ गई हैं और क्यों ओपेक से अपनी राहें जुदा कर ली है। यूएई पाकिस्तान द्वारा ईरान की मध्यस्थता करने से नाराज है। वो चाहता नहीं है कि पाकिस्तान मध्यस्थता करे और पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर उसने सवाल उठाए। बाकायदे खाड़ी की समस्या खाड़ी के देशों को सुलझाना चाहिए। अब पाकिस्तान इसमें किस तरीके से हस्तक्षेप कर रहा है, वो मध्यस्थ बन रहा है, मीडिएटर बन रहा है, इससे भी दिक्कत यूएई को हो रही है। खाड़ी देशों के बीच संतुलन साधने की कोशिश पर भी आपत्ति जाहिर की गई है। यानी कि स्पष्ट रूप में यहां पर देखिए जिस तरीके से एसोसिएट फेलो नील जो है क्विलियम का बयान जो है वो सामने आया है, जिसमें स्पष्ट रूप में उन्होंने कहा है, बयान में कहा है कि यूएई ने पाकिस्तान के रुख को एक तरफा माना है।
यानी कि वन साइडेड इंक्लाइंड ये डिसीजन है और ये फैसला है जिसमें पाकिस्तान मीडिएटर बन रहा है। अब यूएई नाराज क्यों है, इसकी एक और जो झलकी है वो इस बात से नजर आती है कि यूएई अब स्थिति को सही या गलत नजरिए से देख रहा है कि कौन सा जो पक्ष है वो सऊदी के लिए, यूएई के लिए बेहतरीन होगा और कौन सा पक्ष जो है वो पाकिस्तान के फेवर में जा सकता है। पाकिस्तान में जमा मोटे धन को तुरंत वापस करने को कहा है कि जो मोटा धन पाकिस्तान में यहाँ पर पूरी तरीके से कोलाइड हो चुका है उसे वापस कर दिया जाए। अब पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव कैसे बन रहा है वो आप जानिए। पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक में जमा पैसे हुआ था और इसके बीच पाकिस्तान के विदेशी मुद्रा भंडार पर भी प्रेशर इस वक्त बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि रिजर्व में 15 से 18% तक गिरावट की आशंका। पाकिस्तान की करेंसी और इकोनॉमी दोनों स्ट्रेस में इस वक्त बताई जा रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान अब मदद की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। पाकिस्तान पर आर्थिक दबाव इस कदर कि चीन, सऊदी और अन्य देशों से कोई फंडिंग, कोई नई तस्वीर, कोई नई भीख नहीं मिली है। पाकिस्तान से 3.5 बिलियन जो रकम है उसको लेकर के भी तस्वीर बहुत स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। ये राहें जो जुदा हुई है सऊदी की, सीधे तौर पर अगर कहा जाए ओपेक से, इसका मतलब, इसका आंकलन क्या है? क्या ये बढ़ता प्रभाव है अमेरिका का या गिरती साख है अमेरिका की? क्या ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा अमेरिका? और यूएई क्या अब अमेरिका से भी रिश्ते जो उसके तल्ख नजर आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं उसमें खटास आ गई है? इस पर जानेंगे, समझेंगे, प्रश्न करेंगे हमारे खास मेहमानों से और जानने की कोशिश करेंगे कि ओपीईसी आने वाले भविष्य में इसका कल क्या रहने वाला है। ग्रुप कैप्टन आशीष साय से कनेक्ट है, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ से कनेक्ट है, कर्नल दिनेश शर्मा सर हमारे साथ कनेक्ट है और साथ ही करोड़ी सिंह विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ कनेक्ट है। सभी का स्वागत तहे दिल से करना चाहूंगी। और सवाल पहला आशीष सर आप ही से कि सऊदी, पाकिस्तान, अमेरिका, ईरान, ये तस्वीर तो बहुत समय से चर्चाओं में है। हम एक तरफ देखते हैं कि खाड़ी की जंग, खाड़ी में जलजला, दूसरी तरफ पाकिस्तान मीडिएटर, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प कड़ी अब आ रही है जिसमें यूएई इस पक्ष में है, सऊदी इस पक्ष में कि पाकिस्तान मीडिएटर गले से नहीं उतर रहा है। और सीधे तौर पर अब ये क्या बढ़ते साख को दिखा रहा है अमेरिका की या फिर गिरते हुए सूरज को अमेरिका के? अमेरिका के लिए ये लॉन्ग टर्म में अच्छा होगा और इंडिया के लिए अच्छा होगा, ग्लोब के लिए अच्छा होगा, एक्सेप्ट ओपेक। ओपेक और ओपेक प्लस 10+6 या कुछ टोटल 22 हैं जो कंट्रीज हैं। इन्होंने पिछले कई दशकों से ऋतु जो एक मोनोपोली बना रखी थी ऑयल प्रोडक्शन को लेकर कि हम डिसाइड करेंगे कि पूरी दुनिया में कितना ऑयल का प्रोडक्शन हो, इनकी अपनी ऑयल प्रोडक्शन कितनी होगी। ऑयल की कमी नहीं थी लेकिन इन्होंने उसके प्रोडक्शन को कंट्रोल कर रखा था। और ये बहुत सरप्राइजिंग सी बात थी कि दुनिया की किसी मेजर बॉडी ने कभी भी इसको एक रॉन्ग ट्रेड प्रैक्टिसेस, अनएथिकल ट्रेड प्रैक्टिस की तरह डिक्लेयर नहीं किया या चैलेंज नहीं किया कि आप प्रोडक्शन कंट्रोल करके एक क्रिटिकल एनर्जी सोर्स को नहीं रोक सकते हैं। ये ग्रॉसली अनएथिकल नहीं, ना सिर्फ अनएथिकल, कई देशों की इकोनॉमी इसकी वजह से चैलेंज होती रही क्योंकि एक बैरल का दाम बढ़ने से जो गरीब कंट्रीज हैं उनके यहाँ बहुत इन्फ्लेशन बढ़ता है। गरीब क्यों? अमेरिका को देख लें तो ये 10-12 कंट्रीज और उसके बाद 22 कंट्रीज ओपेक और ओपेक प्लस ने मिलकर पिछले कई दशकों से जिस तरह से ऑयल कंट्रोल किया है ये पूरी दुनिया को ब्लैकमेल करने के बराबर था। और बहुत ही सरप्राइजिंग है कि क्यों इस पे किसी ने मेजर ऑब्जेक्शन या फोर्स नहीं इस्तेमाल किया। सिर्फ अमेरिका जो कि ओपेक प्लस के बाद का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर्स था, उसने ओपेक को ज्वाइन नहीं किया था। और इसी वजह से ओपेक हमेशा अमेरिका के ऑयल प्रोडक्शन को मैप करता रहता था क्योंकि उसी हिसाब से ये अपना प्रोडक्शन अप एंड डाउन करते थे। कई पहले अगर इतिहास में जाएंगे, सब गूगल पे मिलेगा, कई बार इनके ऑयल प्रोडक्शन कंट्रोल से इकोनॉमिक क्राइसिस हुई है दुनिया में। तो अभी हम जैसा कि मैंने पहले बोला था कि इस सागर मंथन से ये जो युद्ध हो रहा है ईरान अमेरिका का, इससे निकलने वाले अमृत, मतलब टेररिज्म का खात्मा, हिजबुल्लाह का हार्डवेयर सप्लाई खत्म, एक और अमृत निकला है कि ओपेक में क्रैक दिखा है। इससे ऑयल प्रोडक्शन, अच्छा ये सारी कंट्रीज के पास अच्छा खासा ऑयल एक्सेस में है, वो सरप्लस प्रोड्यूस कर सकते हैं, ऑयल प्राइसेस को नीचे ला सकते हैं।
अब जब इनकी अपनी इकोनॉमी हिट होनी शुरू हुई है, क्योंकि ईरान ने ब्लॉकेट लगा दिया, अमेरिका ने ईरान को रोक दिया, तो इसके साथ के साथ इनका तेल भी अभी आराम से गल्फ से नहीं निकल रहा है। तो इनको तो जरूरत है पैसे की, इनका काफी कुछ इकोनॉमी डैमेज हो रहा है, टूरिज्म रुका हुआ है, ऑयल सेल कम हो गई है। तो अब एक एक करके देखिएगा, हो सकता है कुछ और कंट्रीज ओपेक से निकल जाए और अपनी इंडिपेंडेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑयल को प्रोड्यूस करें। बट इज ये दिस बहुत ही द गलत था, क्योंकि डिक्लाइन ऑफ डॉलर and the start of yuan era? That is a little too early to say, because why only one? In that case, India has been trying. इंडिया बहुत तेजी से पुश कर रहा है गल्फ के साथ रुपीस में ट्रेड करने का, इंडियन रुपीस, नॉट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो यस, इट्स अ गुड बिगिनिंग, क्योंकि ये जो एक माप बन गई थी यूएस डॉलर्स ग्लोबल माप, जो कि वहां से सिर्फ स्विच ओवर होकर आज से 5 से 10 साल में इलेक्ट्रॉनिक करेंसी में, डिजिटल करेंसी में चली जाती, लेकिन उसके बीच में जो फॉर द टाइम बीइंग अगर युआन इंपॉर्टेंट बनता है या रुपीस इंपॉर्टेंट बनता है एटलीस्ट रीजनल फोर्सेस में, तो एक अच्छा चेंज होगा। लेकिन अभी ओपेक से यूएई का निकलना, मैं सीधे उसको डॉलर या डी डॉलराइजेशन से कनेक्ट नहीं करूंगा। ये उनकी अपनी इकोनॉमिक क्राइसिस से बेल आउट करने का एक तरीका है, जिससे मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ और गल्फ कंट्रीज भी निकले और ऑयल प्रोडक्शन। आप ऐसे सोचे रितु 10 सेकेंड्स कि इंडिया, चाइना, ब्राजील या ब्रिक्स के कुछ देशों ने मिलकर अगर बोल दिया कि हम बिगेस्ट शुगर सप्लायर हैं, हम शुगर की सप्लाई को कंट्रोल करेंगे ताकि उसका दाम बढ़े, ताकि हमारा रेवेन्यू बढ़े, तो दुनिया क्या करेगी? जो कंट्रीज शुगर पे डिपेंडेंट है काफी हेवीली, और ये 4-5 मेजर शुगर प्रोड्यूसर्स बता दे कि नहीं हम इसका इतना ही प्रोडक्शन करेंगे ताकि हमें ज्यादा पैसे मिले, कम प्रोडक्शन, तो ये ब्लैकमेल है। पता नहीं कैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम्स ने इसको कभी चैलेंज नहीं किया, ना आईएमएफ ने, ना। और यूके देवनाथ सर, ऑयल एंड गैस जर्नल जो है 2023 का, जिसके आंकड़े ये कहते हैं कि वेनेजुएला के पास तेल भंडार जो है बिलियन बैरल में अगर मैं बताऊं तो 303.22, सऊदी अरब के पास उसके बाद 267.2, देन ईरान, देन कनाडा, देन इराक, यूएई, कुवैत, रूस, अमेरिका, लिबिया, फिर बाकी दुनिया का 244.23%। अब ये अगर हमने आंकलन निकाला, ये डिटेल्स निकाली, कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो एक्सचेंज है वो ऑयल गुड्स के रूप में हो रहा है और डॉलर इसमें सबसे ज़्यादा मजबूत है। अभी अगर हम देखें, सऊदी ने अपनी राहें जुदा ओपेक से की हैं, तो राहें जुदा करने से सऊदी को इसका क्या रिजल्ट झेलना पड़ेगा, नेगेटिवली या पॉजिटिवली, और ओपेक पर इसका असर कैसा पड़ने वाला है? हाँ रितु जी, क्या होता है दुनिया में ऑयल प्राइसेस जो हैं, जैसे 3 ज्यादा बड़े मार्केट फॉलो किए जाते हैं। एक तो जो ब्रेंट इंडेक्स है वेस्ट एशिया का, जैसे हम रफली बात कर लें, ओपेक कंट्रीज एवरेज प्राइस बास्केट कितना लगाती हैं पर बैरल ऑफ क्रूड ऑयल, ब्रेंट बास्केट हो गया, इसकी प्राइसिंग जैसे आजकल समझिए 100 या $105 प्रति बैरल है। ठीक है। और दूसरा इसी तरह का दुनिया में क्रूड ऑयल का एक और रफ इंडिकेशन है WTI इंडेक्स, जो कि अमेरिका और अमेरिकन कॉन्टिनेंट के आसपास के क्षेत्रों को मिला के बनता है, कैरेबियन क्षेत्रों को भी मिला के बनता है, वहां जो ऑयल प्रोड्यूस होता है उसको WTI इंडेक्स कहते हैं, जो कि आजकल करीबन 90 या $95 पर बैरल चल रहा है। और एक थर्ड इंडेक्स दुनिया में महत्वपूर्ण है रशिया वाला, जिसको हम यूराल इंडेक्स बोलते हैं। तो यूराल इंडेक्स जो है, जैसे आजकल डिपेंडिंग अपॉन पॉलिटिकल सिचुएशन, यूराल इंडेक्स जो है वो $90 $85 के आसपास फ्लोट करता है। लेकिन रितु जी, ये समझना पड़ेगा कि ये जो है उसका स्पॉट मार्केट प्राइस है, वहां जो प्राइस है जिस पर हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है लैंडेड कॉस्ट, कि जब आपने कच्चा तेल कहीं से खरीदा तो उसको भारत लाते लाते समझिए कितना एफर्ट जाता है। अब वेनेजुएला से लाएंगे तो आधा ग्लोब ट्रेवल करके आएगा, पूरा अटलांटिक क्रॉस करेगा, भूमध्य सागर क्रॉस करेगा, फिर इंडियन ओशियन से भारत में आएगा। अगर पश्चिम एशिया से लेते हैं तो गल्फ से निकला, इंडियन ओशियन में आ गया। तो लैंडेड कॉस्ट बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। बहरहाल अभी तो भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। तीनों जो ऑयल कंपनीज हैं, एचपीसी, बीपीसी और भारत पेट्रोलियम को आदेश दिया गया है कि दुनिया भर में जहां पे भी मिले
30 या 40 देशों में बस उसको ले लो, खरीद लो, ऑयल, गैस, सीएनजी, पीएनजी, जो भी है खरीद लो। लेकिन नॉर्मल पीस टाइम में इस तरह का खरीद लो वाला प्रेशर, खासतौर से जो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, देखिए ये इनकी मार्केट प्राइस हर रोज रात को 12 बजे चेंज हो जाती है। तो हम लोग हमेशा पीस टाइम में क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन करते रहे हैं कि भाई इररेस्पेक्टिव ऑफ स्पॉट मार्केट प्राइस, आप हमें अगले 1 महीने, 3 महीने, 6 महीने के लिए इस प्राइस पर देंगे। अब जहां तक यूएई की बात है, देखिए यूएई इसमें एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। करीबन ओपेक का 15% कच्चा तेल यूएई से आता है। अब यूएई कह रहा है कि वह अपने कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाकर 5 बिलियन डॉलर कर देगा, लेकिन बैरल कर देगा। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि क्या इससे ब्रेंट क्रूड बास्केट की कीमत नीचे आ जाएगी। महत्वपूर्ण फैक्टर ये है। हाँ, लेकिन एक हाँ, सवाल देखिए दिनेश सर, अगर अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी की बात करें तो छठे स्थान पर है, और उसकी जो इकाइयां भी हैं, लेकिन उसका जो 2027 तक का टारगेट था, वो टारगेट तो छोड़िए, ईरान वॉर की वजह से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद होने की वजह से वो प्रोडक्शन भी कम हो रहा है, 1.9 समथिंग के आंकड़े पर पहुंच चुका है। अब अगर इस सिनारियो में हम देखें तो तेल बाजार, ओपीईसी तो चलिए जो असर होगा होगा, लेकिन तेल बाजार पर, मैरीटाइम सप्लाई पर और करेंसीज एक्सचेंज पर इसका असर क्या होगा? देखिए मैडम, ऐसा है कि ये ईरान युद्ध ने जो है बहुत से समीकरण बदली कर दिए हुए हैं। फिलहाल आज हमारा डिस्कशन का पॉइंट ये है कि यूएई ओपेक से क्यों बाहर आया है, तो मैं अपनी बातचीत जो है उसी में कन्फाइन करूंगा रादर देन गिविंग टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स। देखिए मैडम, ऐसा है कि जहां तक मेरा सामान्य ज्ञान है, यूएई जो है उसके कुछ संबंध जो है सऊदी अरेबिया के साथ अच्छे नहीं थे, और उसके जो है यूएई के जो है ऑलरेडी जो है उसके रिश्ते जो है इजराइल के साथ है। एक ये एस्पेक्ट हो गया। दूसरा, जैसा कि आपने बता चुके हैं, मेरे बाकी साथी भी बता चुके हैं कि ओपेक जो है वो डिसाइड करता है कि क्या प्राइस होगा और हम कितना जो है तेल को निकालेंगे। लेकिन यूएई जो है वो इसमें बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, और इसलिए जो है बेसिक रीजन जो है वो वहां से बाहर हुआ है। वो अपने तेल की प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहता है, साथ साथ उसने ये भी रियलाइज कर लिया कि वर्ल्ड जो है अब डाइवर्सिफाई एनर्जी की तरफ जा रहा है, तो वो आने वाले दिनों के अंदर जो है यूए पूरा तेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहता, वो अपनी रिसोर्सेज को जो है डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इससे जो है अब भारत के ऊपर जो फर्क पड़ता है, भारत के लिए बहुत खुशखबरी है, मैं एक प्रकार से समझूंगा, क्योंकि हमारे जो है यूएई के साथ अच्छे संबंध है। अगर यूएई जो इंडिपेंडेंट जो है तेल की प्रोडक्शन बढ़ाता है और रेट को स्टेबलाइज करता है, क्योंकि अभी उसके पास इस प्रकार का प्रेशर या टर्म्स ऑफ रेफरेंस नहीं है कि जो ओपेक डिसाइड करेगा उसी भाव से जो है उसे तेल बेचना पड़ेगा, तो अभी वो इंडिपेंडेंट है। तो भारत के साथ जैसे हमारे संबंध अच्छे हैं, तो हमारे लिए एक अच्छी खबर है कि हमें सस्ते दामों पर, ये नहीं है कि थ्रो अवे प्राइस पर मिलेंगे, बट कंपैरेटिवली जो है हमें वहां से अश्योर्ड एनर्जी की जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है या पार्शली जो है हम कर सकते हैं। अमेरिका जो है वो इस समय इस पूरे युद्ध के दौरान या उसके बाद जो है, मेरा ख्याल है ये उसके लिए बहुत एक खुशखबरी है, क्योंकि यूएई के जो है अमेरिका के साथ एक अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है। और अमेरिका भी वो अभी तक फील कर रहा था कि ये ओपेक का जो है जो दबदबा है वो बहुत बना हुआ था, लेकिन अब जो है एक प्रकार की जो इनमें दरार आई है, या एक प्रकार से जो है ये इनकी स्ट्रॉन्ग पोजीशन जो कम हो रही है, तो वो उससे तो ये अमेरिका भी आपको खुश क्या है। लग रहा है, ये स्मार्ट स्ट्रैटेजी है या ग्रीड में आकर किया गया फैसला हो? देखिए, इस समय ये कहना है कि ये कोई स्ट्रैटेजी है या किसी ने पीछे से कुछ किया, तो इसके बारे में तो सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं। लेकिन ऑन फेस वैल्यू जिस प्रकार के मीडिया के अंदर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूएई का जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उससे तो ये लगता है कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन में रह के जो है वो बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, क्योंकि उसके जो नेशनल इंटरेस्ट जो हैं उसके अंदर कैपेबिलिटीज हैं, बट इसका पार्ट होने की वजह से वो अपने आप को वनरेबल महसूस कर रहा था। उसे मालूम है कि उसके पास ज्यादा कैपेबिलिटीज है, वो ज्यादा तेल को निकाल सकता है, लेकिन वो जो उनकी तरफ से शर्तें लगी होती हैं ओपेक की तरफ से कि हम इतना ही तेल निकालेंगे,
तो ये एक मेन रीजन हो सकता है। दूसरा जो है आपका जो है स्ट्रेटेजिकली या डिप्लोमेटिकली जो है विद इन द जीसीसी जो है आपके रिलेशन जो है सऊदी अरेबिया के साथ थोड़ा मतलब इतने एमिकेबल नहीं है, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल बनने की कोशिश करता है, करता नहीं वैसे भी है। और दूसरा जो है ईरान के बाद जो उनके ऊपर हमले हुए हैं यूएई के ऊपर और जहाँ दुबई के ऊपर, उससे भी जो है यूएई ने महसूस किया है कि हमें जो है अब अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, अपने इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने पड़ेंगे। क्योंकि युद्ध के दौरान ही आपने देखा होगा कि यूएई बहुत मुखर था, जो उनके प्रेसिडेंट का जो सलाहकार था वो बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही हार्श और स्टेट किस्म की स्टेटमेंट दे रखा था। और एक ठीक है, कारण एक ये भी हो सवाल सकता करोड़ी है। सर आपसे, ये आप तेल की राजनीति उसके लिए डिप्लोमेसी देख रहे हैं या ये आर्थिक विद्रोह के रूप में आप देख रहे हैं? किसको, मेरे को एड्रेस किया है? जी जी जी, आपसे सवाल है। देखिए रितु, अब मेरे 3 साथियों ने विस्तार से बताया कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेकिन ये सब क्यों हो रहा है, ये महत्वपूर्ण चीज है। और जैसा आशीष सर ने कहा कि जो ओपेक वाले हैं वो अनफेयर प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं। और दिनेश जी ने कहा कि वो अनकंफर्टेबल, यूएई अनकंफर्टेबल फील कर रहा था। ये सब क्यों हो रहा था? देखिए, इसको हम देखें तो अमेरिका इसका विरोध कर सकता था अगर अनफेयर प्रैक्टिस है, और अमेरिका का प्रभाव होता, सुपर पावर है। लेकिन अमेरिका और ओपेक के हितों का सामंजस्य हो रहा था। कैसे हो रहा था? उसमें पेट्रो डॉलर फैक्टर आता है। देखिए, अमेरिका की डॉलर गोल्ड से कनेक्टेड थी 71 तक। 71 में गोल्ड से डिस्कनेक्ट कर दिया, तो डॉलर का डोमिनेशन बनाए रखने के लिए 1974 में सऊदी से एग्रीमेंट किया कि जो भी तेल खरीदेगा वो डॉलर में खरीदेगा, और उसको सभी ओपेक कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम डॉलर में तेल खरीदेंगे। तो कोई भी देश, क्योंकि सब देशों की रिक्वायरमेंट है, उनको तेल चाहिए, और डॉलर उनके पास होंगे तभी तेल मिलेगा, नहीं मिलेगा नहीं। तो डॉलर के डोमिनेशन बनाए रखने के लिए ये पेट्रो डॉलर का कंसेप्ट आया। तो अमेरिका और ओपेक का इंटरेस्ट का सामंजस्य हो गया, इसकी वजह से ये अभी तक चल रहा था। लेकिन अब ये स्थिति क्यों बनी? कौन सा ऐसा दबाव आया कि यूएई को निकलना पड़ रहा है? इसकी प्रक्रिया जब अब्राहम अकॉर्ड हुए थे तब लगभग शुरू हो चुकी थी। जब ट्रंप ने अब्राहम अकॉर्ड किया पिछले टर्म में, उसका समर्थन करने वाले यूएई, बहरीन, ये दो तो ये थे, और दो वहां पे नॉर्थ अफ्रीका के सूडान और मोरक्को थे। सूडान और मोरक्को के ट्रंप साहब ने किस तरह से अपनी कोर्सिव डिप्लोमेसी से उनसे एग्री किया, वो एक अलग स्टोरी है। लेकिन अब जब ईरान और अमेरिका और इजराइल का वार हुआ, तो ईरान ने सबसे ज्यादा स्ट्राइक यूएई को किया, सऊदी को भी नहीं किया, टर्की को भी नहीं किया, उधर इतना स्ट्राइक नहीं किया। क्यों किया? और उस समय यूएई एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के कंट्री हैं या ओपेक कंट्री हैं वो यूएई की मदद करेंगे, लेकिन वो मदद करने के लिए आगे नहीं आए, इतनी मदद नहीं की। तो ये आप इसे बैर के रूप में देख रहे हैं कि ये आपसी सामंजस्य नहीं बन पा रहा था ईरान और यूएई का, और इसी वजह से, इस तल्खी की वजह से ये फैसला लिया गया? देखिए, यही नहीं, इसके अलावा भी देखिए U2I2 वाला एक अलायंस है जिसमें इंडिया, इजराइल, यूएई और अमेरिका हैं, यूनाइटेड स्टेट्स। तो वो जो संगठन है उसमें इजराइल के साथ यूएई ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर लिया। उसको अरब कंट्रीज, गल्फ काउंसिल के कंट्री कोई पसंद नहीं करता है कि इजराइल के साथ इतने मधुर संबंध यूएई रखे और इससे आगे बढ़े। देखिए, जब यमन में अलग अलग ग्रुप हैं, यमन में जो साउथ ट्रांजिशन काउंसिल है उसका यूएई समर्थन कर रहा है, जबकि सऊदी अरब है वो वहां की जो लेजिटिमेट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है उसको कर रहा है। तो दोनों अलग अलग हैं। सऊदी और यूएई में शार्प डिफरेंसेस हैं। जो 6-7 साल तक दोनों अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, नजदीकियां थी। दूसरा, आप देखिए वहां पे ये जो है ना अपना सुरीनाम, आई फॉरगॉट द नेम, वहां पे
जो कंट्री बनाया है इजराइल ने, उसको मान्यता दे दी, सोमालीलैंड को, सॉरी, और सऊदी है वो सोमालिया की सरकार का समर्थन कर रहा है। तो इजराइल के साथ जो सोमालीलैंड है उससे यूएई अच्छे संबंध बनाए हुए हैं। तो ऐसी स्थिति में ये डिफरेंसेस बहुत वाइड हो चुके हैं। सऊदी और यूएई दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और उनकी दोस्ती में जो दरार पड़ी वो बढ़ती गई धीरे ठीक है, धीरे, इसी अलग पर अलग सवाल, फैक्टर इसी ऐड दोस्ती होते और गए। दुश्मनी और इसी दरार पर क्वेश्चन करते हैं। आशीष सर, अभी एक साझेदार कदम जो है पाकिस्तान ने उठाया, मीडिएशन का रास्ता अपनाया, लेकिन कहा जा रहा है कि इस वजह से भी थोड़ी सी ज्यादा दिक्कतें हो रही हैं। यूएई ने पाकिस्तान से कर्ज वापस देने के लिए कह दिया है, और सऊदी पाकिस्तान के बीच जो कोडियल कह सकते हैं, दोस्ती तो नाम देना थोड़ा सा गलत ही हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान और किसी देश से दोस्ती का नाम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है बोलना, लेकिन सऊदी और पाकिस्तान का ये साझेदार कदम, मैं इसे ऐसा नाम देना चाहूंगी, इससे क्या तिलमिल आया था यूएई? रितु, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया आपने। कई चीजें डिप्लोमेसी में ना वो मीडिया कैप्चर नहीं कर पाता है, राइटली सो, और हमारी निगाहें में सामने जो दिख रहा है, व्हाट इज मीटिंग द आईज, उसी को। ये देखिए, कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं पिछले कुछ दिनों में, और किरोड़ी सर भी बिल्कुल सही कह रहे थे कि इसकी वजह क्या है कि यूएई निकल गया। उस पर भी मैं 10 सेकंड का बोलना चाहूंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान और यूएई वाज सिंगल्ड आउट। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में सबसे ज्यादा हमले वेस्ट एशियन कंट्रीज में यूएई पे किए, जबकि उनके और भी टारगेट्स थे, अच्छे बड़े टारगेट्स थे सऊदीया में, बहरीन में, लेकिन उन्होंने मैक्सिमम हिट्स यूएई पे किए। इस वक्त यूएई के साथ इजराइल खड़ा हुआ। इजराइल ने अपने एयर डिफेंस, जो कि पाकिस्तान ने सऊदी को चूज किया, उनके साथ एक पैक्ट कर लिया। तो यूएई को लगा कि ये पाकिस्तान ईरान का जो कॉन्टैक्ट है, इसकी वजह से उनको सफर करना पड़ रहा है, और उस वक्त हमारे पास इजराइल आया। तो इजराइल ने जब बोला हम आयरन डोम भेजेंगे, जो कि अमेरिका का एसेट है, इजराइल के पास है, उनके कंट्रोल में है, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी के साथ, उन्होंने आयरन डोम यूएई में अभी इंस्टॉल करना। इसके ही सपोर्ट में आते हुए यूएई ने पाकिस्तान पे इकोनॉमिक प्रेशर डाला। ये सारी चीजें पीछे चल रही थी, और ये पाकिस्तान को बहुत हैवी पड़ेगा, क्योंकि पिछले 2 बार से, या तो शायद उससे ज्यादा, गले से उतर नहीं रहा है क्या? यूएई ये चाहता नहीं है कि पाकिस्तान मीडिएशन करे? यूएई अपने ये जो जीसीसी या ओपेक या एक जो इस्लामिक ब्रांड लगा हुआ है ना, उससे धीरे धीरे बाहर निकलना चाह रहा है। फॉरवर्ड कंट्री है, ट्रांसपोर्ट वहां पे काफी टूरिस्ट हैं, ऑयल तो है ही है, फॉरवर्ड लुकिंग। उनकी पूरा स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग दुबई में एक होटल को मारा था ईरान ने, बाय द वे, उनके एयरपोर्ट को मारा था। तो उसको लग रहा है कि इस कम्युनिटी के साथ रहने से हमारी ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हो रही है, और ईरान पाकिस्तान एक्सिस हमारे खिलाफ काम कर रहा है, इजराइल अमेरिका हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से उसने पाकिस्तान पे अपना कि भाई हमको आपसे कोई मतलब नहीं है, वी डोंट इवन नो कि तुम ईरान के साथ मिलकर क्या करोगे, कल को हमें एनेक्स ही कर लो। इस वजह से यूएई का ये बहुत स्पेसिफिक एक फर्स्ट स्टेप कि पाकिस्तान से पैसे, दूसरा स्टेप कि जी हम ओपेक से बाहर जा रहे हैं। और इंडिया पर्सपेक्टिव रितु बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है गल्फ के ऑयल पे, उसमें अगर यूएई हमारी तरफ ज्यादा लीन करता है, अभी हमको 7 से 8% देता है वो, उसमें हॉर्मुज को बाईपास किया जा सकता है। यूएई हैज अ पाइपलाइन टू ओमान, अ मेजर पाइपलाइन, अबू धाबी पाइपलाइन या कुछ बोलते हैं, अबू धाबी क्रूड पाइपलाइन, जो यूएई से ओमान के पोर्ट पे आता है, और ओमान से सीधा इंडिया आ सकता है विदाउट गोइंग थ्रू हॉर्मुज। तो फ्यूचर में हॉर्मुज, जी, ये बहुत मेजर इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। तो ये एसेट साबित होगा फिर तो, हॉर्मुज खोले ना खोले भारत पर इसका कोई असर नहीं होगा। बहुत मेजर स्टेप है रितु ये, और जैसे जैसे समय गुजरेगा इसका असर पड़ेगा इंडियन एनर्जी इंडस्ट्री। आप कुछ करें। सवाल मेरा दिनेश सर से है। दिनेश सर, ये बताइएगा कि इस स्टेप के बाद, चाहे वो यूएई का पक्ष हो, सऊदी की दोस्ती पाकिस्तान से हो, इससे बाहर अपनी कदम को खींचना, ओपेक का साथ छोड़ना, इन तमाम चीज़ों को देखे और ग्लोबल ऑयल मार्केट को देखे, इस पर असर क्या पड़ेगा? इस पे फर्क जो मैं समझ सकता हूं, फर्क काफी पड़ेगा, बिकॉज जैसा कि हम पहले सेगमेंट में बात कर रहे हैं कि अभी तक जो है गल्फ कंट्री से जो है इस पूरे तेल की प्रोडक्शन और प्राइस जो है वो डिफाइन करता है ओपेक कंट्री। अब यूएई जो बाहर आ गया है, तो वो अब एक इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी बन गया है, तो इससे जो है पूरे उस सेक्टर के अंदर जो है थोड़ा कंपटीशन बढ़ेगा कि हम किस प्रकार से, मतलब वो जो एक प्रकार से
एक की जो वहां डिक्टेट चलता था अब उनकी नहीं चलेगी। इससे ऑयल मार्केट के ऊपर सर्टेनली फर्क पड़ेगा। जैसे हमारे अभी साहब ने बताया, आशीष साहब ने बताया कि जी इससे हमारा सबसे ज्यादा, वी शुड बी वरीड अबाउट आवर ओन इंटरेस्ट, कि जिस राइट प्रकार से ओमान तक पाइपलाइन है तो हमें अपना देखना है कि हमें इससे क्या फायदा पहुंच रहा है। और बाकी पाकिस्तान पाकिस्तान जब तक कोई डिस्कशन के अंदर पाकिस्तान का नाम ना आए तब तक तो ये बातचीत पूरी खत्म नहीं होती। तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट और पाकिस्तान की जो अल्टीमेटली जो उसकी पोजीशन है वो ऑलरेडी मेरे बाकी विद्वान साथियों ने एक्सप्लेन कर दी है। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज मैं कल शाम या 2 दिन से देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर, ये जो पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, जो मीडिया ग्रुप है, उन्होंने अब यूएई को बदनाम करना शुरू कर दिया। अरे वो ये क्यों मुस्लिम देश वो हो क्यों के कर्जा इजराइल, वापस मांग लिया इसलिए क्या सर? सॉरी पैसा वापस मांग लिया इसलिए क्या? जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप कि पैसा मांग लिया तो अब उसके ऊपर इस प्रकार का कीचड़ उछालना इन लोगों ने कर दिया, इनके पाकिस्तान के मीडिया ने। अरे ये तो क्या कहते हैं, मुस्लिम कंट्री होने के बावजूद जो है इजराइल के साथ जो है उनके साथ ये दोस्ती बढ़ा रहा। उसके बाद जो है एक, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग का है, वो सीनेटर रह चुका है, नवाज शरीफ की गवर्नमेंट के अंदर वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होता था, मुसाद सैयद कुछ ऐसे ही नाम है। दैट जेंटलमैन सेज ही इज गिविंग ए स्टेटमेंट, कहता है यूएई की जो है भारत के साथ बड़ी ज्यादा दोस्ती बन रही है, तो कहीं ऐसा ना हो, यूएई को ख्याल रखना कहीं यूएई भी अखंड भारत का हिस्सा ना बन जाए। आप देख लिए किस प्रकार का जो है जहर जो है आप पाकिस्तानी जो उगल रहे हैं। इतने सालों से ये जो कर्जा दिया हुआ था यूएई ने 1997 से जो है वो सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा जा, जो भी कर्जा दिया जा, क्या कारण है वो उन कारणों में हम नहीं जाएंगे। सारे जो पाकिस्तानी हैं तो ये वो वहां पावर जाके स्ट्रगल है क्या? ये पावर स्ट्रगल है क्या? नहीं, पावर स्ट्रगल किसका पावर स्ट्रगल? आप यूएई की बात कर रहे हैं या जी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? मैं यूएई की बात कर रही हूँ। सॉरी, मैं यूएई के पर्सपेक्टिव से जानना चाह रही हूँ। जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैडम, सबसे जो बेसिक कारण जो है वो ये है कि यूएई को एक प्रकार का शिकवा है, गिला शिकवा है कि उसके ऊपर इतने ईरान ने हमले किए और वो इसलिए टारगेट बना क्योंकि उसने इजराइल को मान्यता दे रखी है। दूसरा जो है यूएई का, यूएई चाहता था कि ये गल्फ कंट्री भी रिटेलिएट करे ईरान के अगेंस्ट, बट जितने भी गल्फ कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, वो सिर्फ एक म्यूट स्पेक्टेटर बन के देखते रहे और अपना नुकसान कराता रहे। एक थ्योरी या नैरेटिव ये भी चल रहा है कि गल्फ कंट्रीज ने इसलिए रिटेलिएट नहीं किया क्योंकि वो इस युद्ध को पूरे रीजनल वॉर के तौर के ऊपर वो कन्वर्ट नहीं करना चाहते थे, और वो जानते थे कि अमेरिका जो है बाद में यहां से चला जाएगा, उनसे सॉरी उसे ईरान के साथ रहना है। तो इस प्रकार की पॉलिसी को जो है यूएई ने लाइक नहीं किया था, क्योंकि यूएई चाहता था कि गल्फ कंट्रीज भी जो है एक साथ मिलकर जो है ईरान के हमलों का जो है जवाब दें। एक बेसिक रीजन जो ये था, इससे पहले जो है कभी मीडिया के अंदर इस प्रकार की खबरें नहीं आई 28 फरवरी से, जब पहले जो है कि यूएई इज नॉट हैप्पी टू बी ए पार्ट ऑफ ओपेक। सो बेसिकली ये है। और देखिए फाइनली आई विल से कि इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर कोई आपका परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई आपका परमानेंट दुश्मन नहीं है। एंड दिस इज द पॉइंट जहां पर ग्लोबल स्टेबिलिटी जो है वो इन पिक्चर आ जाती है कि इज दिस अ मूव जिसमें प्रॉफिट को ज्यादा देखा, रैदर कि हमें प्लेनेट की और इंसानियत के तौर पर सोचना चाहिए। यूके देवनाथ सर, ये स्टेबिलिटी की ओर कदम है या पावर बैलेंस करने के लिए उस चेक्स एंड बैलेंसेस को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि प्रॉफिट ओवर प्लैनेट की नीति के तहत आगे बढ़ा जाए? देखिए ऋतु, हो ये रहा था कि यूएई डेफिनेटली चाहता है कि उसका प्रोडक्शन बढ़ जाए, और जो ओपेक की नीति है वो कोटा बांधते हैं हर कंट्री के लिए, तो यूएई अपना कोटा बढ़ा नहीं पा रहा था। अब यूएई ने जो अपना डिसीजन लिया है कि वो प्राइवेटली बाकी गल्फ कंट्रीज की परवाह किए बगैर कोटा बढ़ाएगा, डेफिनेटली दुनिया में तो ऑयल की कीमत जो है वो थोड़ा नरम पड़ेगी, क्योंकि ऑयल सप्लाई थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा।
लेकिन ये एक्सपेक्ट करना कि इमीडिएट फ्यूचर में अभी कि मई के महीने में यूएई के इस डिसीजन से, मैं ईरान और अमेरिका के युद्ध के संदर्भ में बता रहा हूं, कि मई के महीने में ही यूएई के इस डिसीजन से ऑयल बहुत ज्यादा नरम हो जाएगा। भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको सही पर्सपेक्टिव में देखना उचित होगा। भारत गल्फ कंट्रीज से जो कच्चा तेल मंगाता है, यूएई का प्रोडक्शन, जैसे मैंने पहले कहा कि ओपेक का मात्र 15% है। दूसरी बात, भारत जहां जहां से भी कच्चा तेल मंगाता है, 90% कच्चा तेल हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। यूएई करीबन 10% भारत को कच्चा तेल देता है, हमारी जो टोटल रिक्वायरमेंट है। तो भारत पे भी क्या इसका इमीडिएटली मई के महीने में ही कोई इफेक्ट पड़ेगा? वहां बहुत ज्यादा ऑप्टिमिज्म होगा। लेकिन जाहिर बात है कि दुनिया में इस वक्त कहीं से भी अगर मार्केट में कच्चा तेल आए, चाहे वो रशिया से आए, चाहे यूएई से आए, वो एशियन कंट्रीज के लिए खास तौर से एक अच्छा खबर है। अब यूएई का क्या भारत सरकार के प्रति कोई ऐसा स्पेशल झुकाव है कि वो हमें प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तक जितना ट्रेड हम यूएई के साथ करते रहे हैं, नहीं, लेकिन उसमें खबर ये भी आई थी उड़ती उड़ती कि ये तो सिर्फ पैरामीटर्स में बदलाव का विरोध किया जा रहा है। ओनली एंड ओनली दी कंडीशंस और जो सेगमेंट्स रखे गए थे उसमें कुछ चेंजेस हुए थे, उस पे विरोध था। रितु जी, ये सवाल मेरे से है? जी जी। हाँ हाँ, देखिए, ओपेक कंट्रीज जो हैं वो हमेशा साथ मिलने के चलने की कोशिश करती हैं आज भी। उनको सबको अगर ओपेक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि ओपेक ने हमेशा ऑयल का प्राइस बढ़ाया ही है। कई बार दुनिया में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से, या कई बार दुनिया में अमेरिका के रिक्वेस्ट के बाद ओपेक ने कच्चे तेल का कीमत कम भी किया है। अभी जो यूएई का ये डिसीजन है, जैसा कि राइटली बाकी पैनलिस्ट ने बोला, ये थोड़ा पाकिस्तान सेंट्रिक से ज्यादा सऊदी सेंट्रिक है। तो कोटा विवाद लेकिन कहाँ चला गया फिर इसमें? वो कोटा विवाद जिसकी चर्चा हो रही थी। जी, आप रिपीट करेंगे? कोटा विवाद, एक कोटा को लेकर के कुछ विद्रोह चल रहा था कि कोटा वाला पैरामीटर इसमें बहुत फिट बैठ रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, देखिए, होता ये था कि ओपेक ने अभी तक यूएई को बोला था कि आप 3.8 मिलियन बैरल्स प्रोड्यूस कर सकते हो पर डे। अब अमेरिका के दबाव के बाद या अमेरिका के रिक्वेस्ट के बाद, क्योंकि दुनिया भर में इस वक्त कच्चे तेल की शॉर्टेज है और अमेरिका को सब त्राही त्राही कर रहे थे, तो यूएई ने यूनिलेटरली पिछले एक महीने से वो 3.8 मिलियन बैरल पर डे से बढ़ाकर ऐसे भी 4.8 मिलियन डॉलर कर दिया था अपने बलबूते पर। अब ओपेक देश इसका थोड़ा सा, जाहिर बात है, विरोध करते हैं। लेकिन अब यूएई ने बोल दिया कि वो 5 मिलियन बैरल पर डे प्रोड्यूस करेगा। अच्छी बात है, दुनिया के लिए अच्छी बात है, एशिया के देशों के लिए जो कि वेस्ट एशिया के कच्चे तेल पर ज्यादा निर्भर रहते हैं, अच्छी बात है। फिर सवाल भारत के लिए भी अच्छी खबर है। करोड़ी सर, जैसा कि यूके देवनाथ सर कह रहे हैं कि ये इन्फ्लुएंस करेगा ग्लोबल मार्केट को, ग्लोबल ऑयल सप्लाई को, लेकिन फिर तो मैं ये आपसे प्रश्न पूछ दूंगी कि जो नॉन ओपीईसी मेंबर्स हैं उनको क्या इसका फायदा मिल जाएगा फिर? जैसे रशिया है और कंट्रीज है जो इसका पार्टी नहीं है। देखिए, रशिया को इससे कोई फायदा नहीं हो, इनफैक्ट नुकसान ही हो सकता है, क्योंकि जो रशिया से तेल ले रहे हैं वो यूएई से लेना शुरू कर देंगे। लेकिन यूएई ने ये डिसीजन लिया है, ये बिना अमेरिका की कंसेंट से के या ग्रीन सिग्नल के नहीं ले सकता, क्योंकि यूएई के बहुत नज़दीक के रिश्ते हैं अमेरिका के, और विशेष रूप से ट्रंप के रिजिम में तो बहुत ही अच्छे रिश्ते हैं। तो अमेरिका ने इस तरह का अलाउ क्यों किया है? मेरे ख्याल से इसलिए किया है कि अब ओपेक में कोटा सिस्टम था और उससे एक लिमिट के आगे पेट्रोल नहीं निकाल सकते थे, नहीं
सप्लाई कर सकते थे। इसलिए अमेरिका ने अलाउ किया है कि जो दुनिया में एनर्जी क्राइसिस है उससे निकल जाएं और ओपेक कमजोर हो जाए। और इसका रिफ्लेक्शन मुझे लगता है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है तो उसमें चेक्स एंड भी बैलेंसेस कैसे वर्क करेंगे सर? अभी तो ओपेक के कंट्रीज हैं, यूएई सऊदी सबसे इंपॉर्टेंट कण के रूप में उभरे हैं। अब यूएई निकल ही रहा है, सऊदी पाकिस्तान का सहयोगी बता दिया गया है कि पाकिस्तान के साथ साझेदार कदम है। अभी इसी से नाराज होकर, इसी से तिल मिलाकर यूएई निकल तो गया है, लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप क्या? वो फ्यूचर ग्रीन की तरफ बढ़ रहा है क्या यूएई, अपना तेल बेचकर, अपनी चीजों को अलग करके? देखिए ऐसी बातें हैं कि एक ही फैक्टर नहीं होता निकलने में, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं और जो एक पर्टिकुलर फैक्टर आता है तो वो ट्रिगर कर देता है सिचुएशन को। तो एक दिन में नहीं है कि एक ही फैक्टर आया और उससे यूएई ओपेक से निकल गया, वन टाइम अफेयर नहीं है ये। तो देखिए लंबे समय से ये स्थिति चल रही थी और यूएई जो दूसरे ओपेक कंट्रीज हैं उनसे आइसोलेट हो रहा था और इसका रिफ्लेक्शन अब गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में दिखेगा। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल जो बहुत ही एक सॉलिड ऑर्गेनाइजेशन मानते थे उसमें भी इसका इम्पैक्ट होगा। अभी एक दिन पहले जेदा में मीटिंग हुई थी, उसमें क्या कितने डिफरेंसेस रहे उसकी कोई मीडिया में रिपोर्ट नहीं आई हुई है। पाकिस्तान कैसे देख रहा है सर, जिससे कर्जा वापस ले लिया है? 3.5 बिलियन डॉलर वापस करने के लिए कहा गया है, जो कि पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक में जमा किया गया था। देखिए वो तो उनका खुद का पैसा था, अपना पैसा लेते हैं तो कोई दूसरा देश नाराज हो, हमारे पैसे आपके पैसे क्यों ले जा रहे हैं आप, जैसे बैंक में हमारे पैसे हैं, बैंक वाले नाराज हो कि हम पैसे क्यों निकाल रहे हैं, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो ये तो पाकिस्तान के नाराज होने से कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, पाकिस्तान और यूएई के कोर्डियल रिलेशन वो है हालत में सर, पाकिस्तान जो वही वाली बातें कर रहे हैं। पाकिस्तान की हालत देखिए, वो इस सिचुएशन में 3.5 बिलियन डॉलर देने की कगार पर है क्या? देखिए पाकिस्तान अभी जो नेगोशिएट कर रहा है उसमें एक बहुत बड़ा बेट के चल रहा है, वो ये है कि अगर ईरान और अमेरिका में मीडिएट करके कोई एग्रीमेंट करवा देता है तो अमेरिका उसको बहुत अच्छी मदद कर सकता है। ये पाकिस्तान का आशीष सर से एक सवाल। आशीष सर, लीडरशिप को लेकर क्वेश्चन किया जाता है। पहले तो डोमिनेंस का जिक्र किया गया कि ग्लोबल डोमिनेंस बनाने के लिए तेल और अपनी करेंसी को मजबूत करना, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स रहते हैं। बट अगर इस सिचुएशन की बात करें तो सऊदी अरब की ऑयल लीडरशिप को सीधे सीधे यूएई चैलेंज कर रहा है क्या? ओपेक को ही चैलेंज कर दिया सऊदी, उसका मेजर उसमें सिर्फ सऊदी नहीं। देखिए इसका मेन चैलेंज, आपका पॉइंटेड क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हालांकि वो आज के मुद्दे में शायद मतलब एडिशनल लग रहा होगा। ये एक पाकिस्तान और ईरान को चैलेंज है। पाकिस्तान को फॉर स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, जिस कंट्री की टोटल फॉरेन फॉरेक्स रिजर्व ही 16-17 बिलियन डॉलर है, उसमें से अचानक एक कंट्री 3.5 बिलियन डॉलर अपना वापस मांग ले तो उनकी पूरी इकोनॉमी पे एक इतना मेजर डेंट लगेगा कि वो कैसे रिकवर करेंगे। शायद ईरान से और अमेरिका से और सऊदी से उनको फिर से कुछ नए लोन लेने पड़ेंगे, नहीं तो उनकी पूरी बजट कोलैप्स कर जाएगी। टोटल 6 बिलियन यूएस डॉलर्स, उसमें से 3.5 बिलियन डॉलर्स कोई कंट्री कहता है वापस दे दो अपने पास रखे हुए। तो दैट इज वन। कमिंग बैक टू यूएई का ये चैलेंज, ये जो स्टेप है बहुत ही कंसिडर्ड कॉल है। जैसा कि पैनलिस्ट कह रहे थे, अचानक कोई नी जर्क नहीं है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनको ये लगा है कि ये जो कोटा सिस्टम इवॉल्व किया हुआ है, इससे इनकी इकोनॉमी, इनकी ग्रोथ रेट पे असर पड़ रहा है और इसका कोई कारण नहीं। उनके पास आज की तारीख में मेजर रीजन क्या है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? तीन चीजें। एक, उनकी अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ, जिसमें उनके पास 1 मिलियन बैरल पर डे का अभी भी सरप्लस पावर था, जो वो नहीं कर पा रहे थे। 1 मिलियन बैरल्स पर डे। तो आप उस हिसाब से सोचिए कितना ज्यादा उनको रेवेन्यू मिल सकता है। दूसरा, दे वर ग्रॉसली अपसेट विद जीसीसी और ओपेक कि हमको, और ईरान के जो एक्टिविटीज हुई हैं उसमें उनको जीसीसी ने जो साथ नहीं दिया उससे वो नाराज थे। और तीसरा, अमेरिकन इन्फ्लुएंस, इजरायली सपोर्ट एंड पाकिस्तान पे सस्पिशन। इन तीनों का ये आउटकम है। इंडिया के लिए बहुत फायदेमंद होगा। ग्लोबल प्राइसेस भी अगले कुछ दिनों में थोड़ा और ईज आउट कर सकती हैं। ऋतु साथ ही यूके देवनाथ सर, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान जो कर्ज के जाल में है, उस पर प्रश्न नहीं है मेरा। प्रश्न मेरा सऊदी पर है। अब सऊदी में मिलिट्री भेजकर ईरान की सिचुएशन में पाकिस्तान ने पता नहीं कौन सा एक तुरुप का एक खेला होगा या प्रयास क्या रहा होगा वहाँ पे सेना भेजने का। दैट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ डिस्कशन। बट
अभी इस कंटेक्स्ट में देखें तो सऊदी और बाकी जो कंट्रीज हैं, जो 13 में से अगर यूएई को हटा दे तो बाकी जो 12 देश हैं वो इसे कैसे देख रहे होंगे? हाँ रितु जी, हुआ ये कि डेवलपमेंट सऊदी ने पाकिस्तान को अश्योर किया है, जाहिर बात है इस मिलिट्री कंटिजेंट के भेजने के बाद, कि सऊदी इमीडिएटली पाकिस्तान को $2 बिलियन देगा और निकट भविष्य में टोटल $5 बिलियन देगा। अब इस भरोसे पर पाकिस्तान ने जो $3.5 बिलियन का लोन था यूएई को, वो पिछले हफ्ते वापस कर दिया। तो उसके बाद पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक जो है थोड़ा सांस ले रही है कि चलो यूएई से पीछा छूटा, $3.5 बिलियन यूएई को वापस कर दिए, तो एक नए चैप्टर की शुरुआत होगी। पाकिस्तान, देखिए जहां तक ऑयल की बात है, पाकिस्तान बहुत छोटा खिलाड़ी है। पाकिस्तान तो सिर्फ नेट इंपोर्टर है, लेकिन पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस ऐसे आ जाता है कि पाकिस्तान काफी सारे गल्फ कंट्रीज में स्टेबिलिटी देता है। एक समय था जॉर्डन के जो किंग थे वो पाकिस्तान की आर्मी पर निर्भर करते थे अपनी जनता को काबू में रखने के लिए। ज्यादातर फिलिस्तीन के लोग थे, रिफ्यूजी। आज भी सऊदी का जो पहले किंग थे, अभी प्रिंस हैं MBS मोहम्मद बिन सुल्तान, जो हैं अपनी किंगडम की स्टेबिलिटी के लिए पाकिस्तान की फौज पर निर्भर करते हैं। इसीलिए पाकिस्तान हमेशा वहां पे एक बड़ा कंटिजेंट, अभी कोई 13,000 ट्रुप्स भेजे हैं, बहुत बड़ा कंटिजेंट है भेजा। अब पाकिस्तान जो है जब सऊदी को देता है तो इसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ तो करेंगे नहीं। ये जो 13,000 ट्रुप्स हैं ये ईरान की तरफ तो कुछ करेंगे नहीं, तो इनका इस्तेमाल क्या है? सऊदी में हमेशा एक मौसम रहा है, एनवायरमेंट, कि आम जो अवाम है वो जरा अपने किंग के प्रति या प्रिंस के प्रति काफी लॉयल रहे, ठीक है, न्यूट्रल रहती हैं। हाँ, और एक सवाल इसी पर दिनेश सर, ओपी इसी पर बात नहीं हुई है। हमने बात सऊदी पर कर ली, हमने बात यूएई को लेकर कर ली, हमने पाकिस्तान पर भी खूब चर्चा कर ली, लेकिन अभी इसका जो कोर है OPEC, जिसको लेकर शायद ये बहुत देरी से सवाल हो रहा होगा, लेकिन सवाल ये है कि OPEC का क्या मॉडल अब पुराना हो चुका है, उसमें भी एडवांसमेंट्स की जरूरत है क्या? दिनेश सर। ओके, यस मैडम, आई एग्री विद यू, क्योंकि जिस समय इनकी ऑर्गेनाइजेशन बनी थी काफी पुरानी हो चुकी थी। इनिशियल मेंबर थे, फिर उसके बाद बाकी और आगे तकरीबन अभी जो है 20+ के आसपास मेंबर्स हैं। उस समय जो है वर्ल्ड की परिस्थितियां जो हैं वो डिफरेंट थी। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो है बदलाव आ रहा है। पहला बदलाव जो ओपेक को जो डर लग रहा है, या जिस प्रकार का उनके मन में विचार है, क्योंकि पूरी दुनिया जो है अब धीरे धीरे जो है अपनी एनर्जी रिसोर्सेज को जो है अल्टरनेटिव रिसोर्सेज के ऊपर ले जा रहे हैं, चाहे वो EV है या बाकी न्यूक्लियर एनर्जी है प्लस सोलर और बाकी जो है। तो एक कारण तो ये हो गया जिसके बाद इनको सोचने के ऊपर मजबूर किया। दूसरा, जितने भी कंट्रीज हैं, जितने ओपेक के कंट्री हैं, उदाहरण के लिए आप सऊदी अरेबिया ले लीजिए, यूएई ले लिए, तो अभी उन्होंने समझ लिया है कि ये तेल जो है आने वाले दिनों में ये एक पूरा का पूरा तो इनका क्रिस्प तौर पर दिनेश सर, अभी जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे इस बात को लेकर, युआन एंड डॉलर डी-डॉलराइजेशन पर बहुत चर्चा हो रही है कि अब आप डॉलर को ज्यादा तरजीह ना देकर डिफरेंट करेंसी सिस्टम्स में, INR में या मल्टीपोलर एक्सचेंज में विश्वास रखिए। अब क्या वो वाला एरा आने वाला है? देखिए, ऐसा है मैडम कि अब बातचीत चल रही है, लोग बात कर रहे हैं, लेकिन ये अगर आप कहेंगे कि पूरी तरह से ओवरनाइट या अगले कुछ महीनों या एक साल के अंदर डॉलर का जो वर्चस्व है खत्म हो जाएगा, तो मेरा ऐसा मानना नहीं है। ये बातें जरूर शुरू हो गई हैं। इवन ब्रिक्स के अंदर जो है ये बातचीत शुरू हुई थी कि हमें अपनी जो है अपनी करेंसी को विद इन द ब्रिक्स जो है वो लानी चाहिए थी। इसके अगेंस्ट में जो है अमेरिका की तरफ से काफी हार्श स्टेटमेंट आई कि अगर आप अपनी करेंसी लाने की कोशिश करेंगे तो हम आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। प्रॉफिट किसके हाथ में जा रहा है? अमेरिका के हाथ में? सॉरी, इस पूरे केस में अगर यूएई बाहर निकलता है तो प्रॉफिट अमेरिका के खेमे में जाएगा क्या? देखिए, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं कि यूएई के
बहुत अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, क्योंकि ये तीनों अगर आप मिडिल ईस्ट में देखते हैं तो अमेरिका, यूएई और इजराइल, ये तीनों एक प्रकार से इनके आपस के अंदर अलायंस आप कह सकते हैं। तो अमेरिका को, जैसे मैंने बताया, कि वो बहुत खुश हो रहा होगा, यूएई जो है फाइनली जो है किसी के फर्स्ट लिए ये मई खुशी की वजह, तो किसी देश के लिए ये बड़े संग्राम की एक तरह से दिशा तय होगी। लेकिन आने वाले समय में इस तनातनी का नतीजा, इस तलखी का नतीजा ज़रूर ऑयल मार्केट को झेलना पड़ सकता है। उतार चढ़ाव अभी जारी है, लेकिन सऊदी से नाराज यूएई ने फिलहाल ओपीईसी के राहों को जुदा कर दिया है। ये आज की हकीकत है, लेकिन इससे आने वाले भविष्य पर असर क्या पड़ेगा ये वक्त बताएगा। आप सभी मेहमान जुड़े, वक्त की ज़रा कमी है, शुक्रिया करना चाहूँगी कनेक्ट होने के लिए और अपना कीमती समय देते हुए अपनी कीमती प्रतिक्रिया देने का। एक छोटा सा ब्रेक। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर मौजूद है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।